दोस्तों नमस्कार। नया बरस दस्तक दे रहा है चंद घंटों के बाद। नया साल सामने होगा तो आपको उसकी मुबारक शुरू में ही दे देते हैं, लेकिन इस शुभकामनाओं के बीच जरा हौले हौले चलिएगा, क्योंकि बीतता हुआ बरस बहुत सारी सीख भारत को दे चुका है। एक ऐसी सीख जिसने भारत के सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के बीच इस देश को चलना भी सिखलाया और यह बताने की कोशिश भी की कि आप मौजूदा वक्त में सरकार की नीतियों के बीच कहीं खड़े हुए नहीं हैं। पहली बार इस देश में रुपए की कीमत को बचाने के लिए 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के डॉलर बाजार में बेचने पड़ गए। और यह परिस्थिति अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तब आई जब भारत कहां पर खड़ा है, वो किसके साथ खड़ा है, वो अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे संभालेगा। इस कूटनीति और विदेश नीति के बीच भारत 2025 में फंसता चला गया। एक ऐसी परिस्थिति खड़ी आई जब भारत की अर्थनीति वह चीन के साथ चले, वह रूस के साथ चले, वो मिडिल ईस्ट पर निर्भर हो या फिर अमेरिका के साझीदार बन जाए। हासिल कुछ भी नहीं हुआ। जो हासिल हुआ उसमें एक डर है, उसमें एक भय है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने की एक जबरदस्त कोशिश है। सही मायने में कहें तो 2025 प्रधान सेवक की बाजीगरी का एक अद्भुत नजारा है। उस नजारे के भीतर घुसने की कोशिश कीजिएगा तो 2026 यानी नया बरस आपको पहले से ही चेतावनी देगा। यह चेतावनी इसलिए क्योंकि भारत के बैंकों का लाभ खुले तौर पर डिविडेंड के तौर पर आरबीआई सरकार को देती है और डिविडेंड 1 लाख करोड़ से ज्यादा एवरेज इस दौर में सरकार को दिया जा रहा है। इस डिविडेंड के पीछे की कहानी यह भी है कि हर बरस 1 लाख करोड़ से ज्यादा रईसों में बैंक कर्ज के तौर पर बांट देता है, लेकिन वह वापस आते नहीं है। इस रईसी और बाजीगरी के पीछे का अनूठा सच तो यह है कि आरबीआई ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें अक्टूबर तक यानी जनवरी से अक्टूबर तक का जो हिस्सा बताया, उसमें एवरेज जो है हर महीने 3 बिलियन डॉलर और 10 महीने में लगभग 32 बिलियन डॉलर ये हमने बाजार में बेचे, जिससे रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 100 पार ना कर जाए। 100 की उम्र बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। महत्वपूर्ण तो 75 की उम्र भी मानी गई। यह अमृतकाल माना जाता है 75 बरस, लेकिन 75 की उम्र डॉलर के मुकाबले जब रुपया कम हुआ तो सरकार के माथे पर कोई शिकन नहीं आई। बढ़ते बढ़ते बात 90 तक पहुंच गई। और एक हकीकत आईएमएफ ने इस दौर में जतला डाली कि भारत जो आंकड़े देता है दरअसल उसमें भी एक बाजीगरी होती है। एक ऐसी बाजीगरी जिसके जरिए अपनी अर्थव्यवस्था में उसकी जो भी माथे की शिकन जो अर्थव्यवस्था के भीतर नजर आती है वह छुपती चली जाए, वो दिखाई ही ना दे। किसी देश ने ऐसा नहीं किया, लेकिन आईएमएफ को भारत की इकोनॉमी को लेकर यह कहना पड़ा। तो अपनी हथेलियों से उंगलियों को फैलाते हुए नए बरस के आगमन के लिए आप हाथ हिलाइए। उससे पहले 5 बातें समझ लीजिए। पहली बात, भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और 2030 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसकी मुनादी आज सरकार ने कर डाली। लेकिन इस चौथी अर्थव्यवस्था के भीतर का दर्द, भारत में जो कमाई है वह घटते घटते 2013 के नीचे आकर खड़ी हो गई। यानी जो कमाई इस देश की मुद्रास्फीति और महंगाई के साथ जुड़ी थी वह नीचे आ गई। कोई फर्क नहीं पड़ता है। ढिंडोरा और बाजीगरी दोनों पीटे जा चुके हैं, दिखाए जा चुके हैं कि भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गया। इस देश के भीतर प्रति व्यक्ति आय अगर 90% लोगों की देखिएगा तो आप हैरत में ना आ जाइए कि आपकी रिहाइश उन अफ्रीकी देशों की कतार में आपको लाकर खड़ा कर देगी जहां प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से कम की है हर साल की, और भारत की तो उससे कम होकर यह तकरीबन 89 लाख की हो गई, 89,000 की हो गई। कम है, लेकिन असमानता चरम पर है। तो पहला पाठ, इस देश की बढ़ती हुई इकोनॉमी और लोगों की बढ़ती हुई या कम होती हुई कमाई। दूसरा पाठ, इस देश की सामाजिक परिस्थितियों ने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक नई पहचान छेड़ी है। यह पहचान भारत के भीतर से जाने वाले उन लोगों की संख्या को लेकर है जो दुनिया के भीतर रोजगार के लिए निकल जाते हैं। चीन को भारत मात कर चुका है। सबसे बड़ी तादाद में दुनिया के अलग अलग देशों में भारतीयों की मौजूदगी है और यह करोड़ों के पार है।
इतनी बड़ी तादाद में भारत को छोड़कर दुनिया के दूसरे देशों में बसने की यह चाहत, और उसके भीतर का एक अनूठा सच यह है, वो अमेरिका हो, वो ऑस्ट्रेलिया हो, वो यूरोपियन कंट्रीज ही क्यों ना हो, हर देश के भीतर भारत की सामाजिक परिस्थितियों के उछाल की झलक अब देखी जा सकती है। जहां पर 2014 की जो तस्वीर हुआ करती थी वो कहीं छिछली हो चली है, और भारतीयों की पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस दौर में उस निशानदेही के साथ है कि आपके भीतर का समाज अब सेकुलर नहीं रहा। यानी सेकुलरिज्म के आधार पर जो भारत में सर्वधर्म समभाव का जो जिक्र होता है वो गायब क्यों हो गया। तीसरा सवाल, भारत के रईसों की तादाद इस देश को छोड़ने वालों की संख्या में इतनी बढ़ोतरी हो गई कि दुनिया के तमाम देशों की संख्या अगर जोड़ी जाए, जो रईसों की तादाद है यानी बिलियनियर्स, भारत 100 में से अगर आप 100% जोड़ते हैं तो उसमें लगभग 60% बिलियनियर्स भारत के नजर आएंगे, जो भारत को छोड़कर दुनिया के दूसरे देशों में जाकर कमाई कर रहे हैं या फिर वहां पर रहकर भारत को और ज्यादा गवर्नमेंट नेक्सस के आश्रय लूट रहे हैं। चौथी पहचान, भारत की पहचान उस भूख से जुड़ी हुई है, जो भूख गरीब कल्याण योजना चलाकर इस देश में वाहवाही तो बटोरती है कि 5 किलो अनाज हमने दे दिया, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और विकसित देशों के बैंकों की रिपोर्ट भारत को दिए जाने वाले उस आर्थिक मदद के आश्रय इस रूप में बढ़ाती है जिस तरीके से भारत गरीबों को 5 किलो अनाज देता है, उसी तर्ज पर भारत को बाजार के तौर पर और व्यापक कैसे बनाया जाए तो बैंकों के जरिए भारत को लोन मिलता है, और उसमें भारत इस वक्त दुनिया के तमाम देशों की कतार में अव्वल खड़ा है। और पांचवी परिस्थिति इस देश के भीतर की उस सियासी तानेबाने से जुड़ी है जिसमें पहली बार नफरत है, पहली बार हमले हैं, पहली बार इस तरीके के हमले हैं जो इससे पहले कभी देखे नहीं गए। और इस दौर की यह परिस्थिति खुले तौर पर 3 बातों का ऐलान कर ही देती है। पहला ऐलान तो यही है, इस देश की राजनीतिक सत्ता अब चाहकर भी क्या लिबरल हो नहीं सकती है। दुनिया के अखबारों में भारत पर छपने वाली रिपोर्ट भारत के भीतर के गवर्नेंस के उस तानेबाने को छापने से अब कतरा नहीं रही है जो इससे पहले कभी था ही नहीं। वैचारिक और विचारधारा के जरिए भारत की नई पहचान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उस एक रास्ता के साथ जुड़ी है जिसे तानाशाही भी कहा जाता है। वैचारिक तौर पर संघ की सोच अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस रूप में रेंगने लगी है, ऐसी परिस्थिति पहले कभी नहीं थी। आपके जहन में इन तमाम बातों को सुनते हुए एक सवाल तो जरूर होगा, क्या सब कुछ नकारात्मक ही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। भारत के मौजूदा रईसों की तादाद यूरोप के रईसों को मात कर देती है। भारत के ऊपर जो कर्ज का बोझ है वो दुनिया के कई देशों को पिछड़कर आगे बढ़ चुकी है, और भारत अपने तौर पर एक ऐसे देश के तौर पर मौजूद है जो आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा ग्रोथ के साथ दुनिया में उस कतार में सबसे आगे खड़ा नजर आएगा, जिसकी इकोनॉमी, जिसका बाजार, जहां पर खर्च करने की व्यवस्था और जहां पर उस खर्च के आश्रय सबसे आगे खड़े होने की सोच बनती है। मुश्किल नहीं है, दुनिया के 1 दर्जन के देशों के साथ भारत फ्री ट्रेड की दिशा में जुड़ चुका है। लेकिन जब आप अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस दिशा में चले जाते हैं तो हमें लगता है नए बरस की दस्तक के वक्त आप एक क्षण के लिए जहां से नया बरस मनाया जाता है न्यूजीलैंड, उस न्यूजीलैंड की राजनीतिक सत्ता के भीतर कशमकश है कि वहां पर सत्ता में सहयोग करने वाली दूसरी बड़ी पार्टी कह रही है भारत के साथ फ्री ट्रेड को खत्म कीजिए, मत जोड़िए। उसकी वजह क्या है? लेकिन न्यूजीलैंड का नया वर्ष देख तो लीजिए आप। यह न्यूजीलैंड में 2026 का आगमन था। भारत में चंद घंटों के बाद होगा, लेकिन 2025 के पन्ने कहते हैं कि दुनिया पूरे तरीके से बदल गई। जनवरी के महीने में वाशिंगटन में क्वाड की बैठक विदेश मंत्रियों के बीच हो रही थी।
भारत के विदेश मंत्री, अमेरिकी विदेश मंत्री, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और जापान के विदेश मंत्री की मौजूदगी थी। चीन ने विरोध किया था और संयोग देखिए, बरस बीतते बीतते कल ही चीन के बीजिंग शहर में राजदूतों की बैठक क्वाड को लेकर हुई। अमेरिकी राजदूत, भारत के राजदूत, जापान के राजदूत और ऑस्ट्रेलिया के राजदूत, यानी चीन की राजधानी में क्वाड के राजदूतों की बैठक होती है और चीन विरोध नहीं कर पाता है। आप कहेंगे चीन और अमेरिका तो टकरा रहे हैं, समझने की जरूरत यहीं पर है। 2025 ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया, तो 2026 का आगमन होगा कैसा? भारत की बदलती तस्वीर ट्रंप के शपथ लेने के साथ ही खड़ी हो गई। भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे आगे बढ़ेंगे, आज तक ये सुलझ पाए नहीं है। टैरिफ का रास्ता अटका हुआ है, इसीलिए डॉलर की कीमत बढ़ रही है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत कर्ज में डूबता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए रुपए को बचाने के लिए डॉलर बेचे जा रहे हैं और 2025 में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए के डॉलर बाजार में बेच देने पड़े। लेकिन इस पूरी तस्वीर का एक हिस्सा भारत के भीतर अमेरिका के उस दखलंदाजी का भी है, जहां भारत और पाकिस्तान युद्धरत थे तो अमेरिका कहता है हमने सीज फायर करवाया, और फिर वही संयोग, कल चीन ने कहा हम ना होते तो भारत और पाकिस्तान युद्ध में और उलझ जाते। चीन के हथियार, चीन के युद्धक विमान पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत चीन के कच्चे माल पर निर्भर है। चीन और रशिया एक साथ खड़ा है। भारत अब रशिया से उतना तेल नहीं लेता है क्योंकि अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है। भारत खड़ा कहां पर है? ना वो अमेरिका के साथ है, ना ही खुलकर रूस के साथ है कि उसके साथ अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने की दिशा में बढ़ जाए। ना वो चीन के साथ है, दोस्ती है, निर्भरता तो है, लेकिन वो एक स्ट्रेटेजिकली है चीजें। तो ना चीन के साथ, ना रूस के पूरे साथ, ना अमेरिका के साथ मिडिल ईस्ट और ईरान या इजराइल। जरा देखना और समझना शुरू कीजिए। हमारी टीम ने इस पर जब काम कहा तो कहा दुनिया में भारत इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और विदेश नीति और अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए एक अद्भुत पायदान पर खड़ा है। इस पायदान में रूस और अमेरिका टकराते हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है, भारत हर के साथ है। चाइना और अमेरिका टकराते हैं, ब्रिक्स को लेकर अमेरिका चेतावनी देता है, खबरदार कोई नई करेंसी लेकर मत आना, भारत हर चीज पर सहमति जतला देता है। इजराइल और ईरान टकराते हैं, फिलिस्तीन को लेकर, गाजा पट्टी को लेकर सवाल खड़े होते हैं, भारत हर किसी के साथ है। इस दौर में कोई गुट निरपेक्ष आंदोलन नहीं बचा है जिसको एक वक्त भारत अगुवाई करता था। दुनिया के लगभग 100 देश उस गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे। पहली बार 2014 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की जब बैठक हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं जाएंगे। अब व्यवस्था दुनिया की बदल रही है और आने वाले वक्त में यह और बदलेगी। पहला भाषण संयुक्त राष्ट्र में जो प्रधानमंत्री मोदी का 2014 के सितंबर के महीने में था, उसमें दुनिया के टेररिज्म को लेकर भी प्रधानमंत्री ने सवाल खड़े किए। लेकिन उस टेररिज्म को लेकर उस वक्त जो अमेरिका कह रहा था और अब अमेरिका जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा है, उस टेररिज्म की परिभाषा इस दौर में बदली नहीं। एक नई परिस्थिति में भारत ने इस दौर में कई युद्ध लड़ लिए पाकिस्तान के साथ और अमेरिका से साझीदार होने की तड़प भी दिखाई दी। लेकिन फिर वही रास्ता है। क्वाड की बैठक नियमानुसार दिसंबर के महीने में भारत में होनी थी। ट्रंप ने मना कर दिया, वो नहीं आए भारत। लेकिन उस क्वाड की बैठक में राजदूतों की बैठक के तब्दील करके बीजिंग में हुआ, भारत मना नहीं कर पाया। भारत मिडिल ईस्ट के साथ है, भारत ईरान के साथ है, भारत इजराइल के साथ है, भारत रशिया के साथ है, भारत चीन के साथ है, भारत अमेरिका के साथ है, भारत सबके साथ है। एक सवाल यहां कोई भी पूछ सकता है, भारत के साथ इस वक्त कौन कौन से देश हैं? पड़ोसियों की लंबी कतार है। वो अफगानिस्तान हो, वो श्रीलंका हो, वो म्यांमार हो, वो भूटान हो, वो नेपाल हो, वो बांग्लादेश हो। इस पूरी लंबी कतार के भीतर भारत के साथ कौन खड़ा है? उसकी आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियां और सांस्कृतिक परिस्थितियां भी भारत के साथ कितनी जुड़ी हुई है, यह सवाल तो कोई भी पूछेगा। एक क्षण के लिए नए बरस की दस्तक इस दौर में ऑस्ट्रेलिया में भी हो गई, तो यह नजारा भी खूबसूरत है। यह ऑस्ट्रेलिया में नए बरस का आगमन है। चंद घंटों के बाद भारत भी उत्साह में समाहित हो जाएगा। लेकिन कदम हौले हौले बढ़ाइएगा, इसका जिक्र हमने आपसे शुरू में ही कर दिया।
क्योंकि भारत के भीतर जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को लेकर राजनीतिक ताना बाना बुना गया, उसके दायरे में समाज भी आया और इस देश का शेयर बाजार भी आया। इस देश के भीतर गरीबी और रईसी के बीच जो खाई थी वह कहीं बड़ी हो गई। भारत के भीतर बेरोजगारी और भारत के भीतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं, आज इसका जिक्र नहीं। आज तो उस हकीकत का जिक्र जो 2025 में इस देश ने देखा है। 24 कैरेट गोल्ड आज की तारीख में अगर पिछले साल चले जाइएगा 31 दिसंबर की रात, तब उस वक्त 76,162 रुपए 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना मिलता था, जो आज बढ़कर 1,33,099 रुपए हो चुका है। 1 किलो चांदी मिलती थी 86,017 रुपए की, आज मिलती है 2,29,433 रुपए की। आप कहेंगे महंगाई बढ़ी है, सोने चांदी में क्यों देखते हैं? बिल्कुल नहीं, सोने चांदी में नहीं, बल्कि इस देश के भीतर रोजमर्रा की जरूरत का सामान जो होता है वह एक बरस के भीतर कितना बढ़ा और आपकी कमाई कितनी बढ़ी, उस कमाई के आसरे बैंकों में कितना पैसा जमा हुआ, उन बैंकों से रईसों को कितना कर्ज दिया गया, वो कर्ज कितना रईसों ने नहीं लौटाया और उसके बाद सरकार ने उसको रिटर्न ऑफ किया और बैंकों के बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए कितना पैसा बैंकों को दे दिया, 25 लाख करोड़ से ज्यादा। इस देश में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के प्रचार प्रसार पर होने वाला खर्च और उन योजनाओं के जरिए लोगों को मिलने वाली राहत 2026 में किस रवानगी के साथ चलेगी, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है, हर पहली सीढ़ी दूसरे सीढ़ी पर चढ़ने का एक आधार होती है। तो 2025 में जो बाजीगरी चलती रही, उस बाजीगरी में भारत के भीतर के बजट का लगभग 13% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार में चलता चला गया। उसके पिछले बरस वो लगभग 11% था, उसके पिछले बरस वो लगभग 9.5% था। बढ़ रहे हैं आगे प्रचार प्रसार की दृष्टि से, इसीलिए खुद को थामिए, संभालिए और फिर आगे बढ़ने का सोचिए। और एक क्षण के लिए जब भारत के भीतर आप लोकतंत्र और संविधान का जिक्र करेंगे तो आपको उसमें पॉलिटिकल खुशबू सी नजर आएगी। 2025 का पार्ट तो यह है कि इस देश में जिसके तहत लोकतंत्र जिंदा रहे वह भी सवालों के दायरे में आ गया, नाम है इलेक्शन कमीशन। और हमने कहा ना, एक सीढ़ी दूसरे सीढ़ी की सहायक होती है, तो कल तक राजीव कुमार को जानते थे, आज आप ज्ञानेश कुमार को जानते हैं। फर्क यह आया कि उस दौर में मशीन का जिक्र था, इस दौर में वोटर लिस्ट का ही जिक्र है। अंतर कितना पड़ गया, व्यवस्था कैसी बिगड़ गई, परिस्थितियां तो इतनी नाजुक हो गई कि पहली बार इस देश ने देश के चीफ जस्टिस पर जूता फेंकते हुए भी देखा और प्रधानमंत्री को सुना भी। वही प्रधानमंत्री जो इस देश में हर मुद्दे पर खामोश हो जाते हैं। सीजीआई पर जूता फेंका गया तो वह बोले, लेकिन क्या बोले? उन्होंने कहा अच्छा है सीजीआई ने संयम दिखाया, और संयम की उन्होंने तारीफ कर दी। इस देश में प्रधानमंत्री को कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, वो इस देश का संविधान तय नहीं करेगा। संविधान तो विवादों के दायरे में है, जहां मिलने वाले इस देश की जनता को जो अधिकार हैं, वो अधिकार छीन लिए गए और राजनीतिक तौर पर वह पहली बार इस देश में मुद्दा बन गए। ऐसी परिस्थिति इससे पहले कभी नहीं थी। इस देश के भीतर कोई ऐसा क्षेत्र शायद अपने तरीके से 2025 में बचा ही नहीं जिसको लेकर आप कह सकते कि नहीं, यहां इस देश की राजनीति नहीं पहुंची, यहां इस देश की सरकारी नीतियां नहीं पहुंची, सोच नहीं पहुंची, धारा विचारधारा नहीं पहुंची। स्थिति चाहे बॉलीवुड की हो, चाहे क्रिकेट के मैदान की हो। विराट कोहली का जिक्र हो, रोहित शर्मा का जिक्र हो, तो सामने गौतम गंभीर नजर आ ही जाएंगे। अलग अलग फाइलों को लेकर बनती हुई फिल्में हो और उस फिल्मों के समानांतर एक वक्त समानांतर फिल्म का जिक्र जब कभी होता था, वो कौन सा बरस था जब इस देश में लिखा जाता था कि हां, फिल्में तो समाज का आईना होती है। ये किसी को पता ही नहीं चला कैसे धीरे धीरे बॉलीवुड सरकार की फाइलों में दफन हो गया और फाइलों से निकलने वाले स्क्रिप्ट जो थे वो स्क्रीन पर रेंगने लग गए। किसी को नहीं पता चला, लेकिन तालियां बजती रही, बिजनेस होता रहा, यह देश की इकोनॉमी बढ़ती रही और सब कुछ के बीच 2025 हमारी और आपकी चौखट पर आकर खड़ा हो गया विदाई लेने के लिए, और सामने 2026 खड़ा है। 2026 में क्या होगा यह महत्वपूर्ण हो या ना हो, लेकिन याद रखिए 2025 के बाद 2026 आता है, तो 2025 के भीतर का वो सच जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग क्षेत्रों को लेकर, अलग अलग समुदाय जाति विशेष को लेकर, भारत की इकोनॉमी को लेकर, भारत के संविधान को लेकर, भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को लेकर और भारत के गवर्नेंस के तौर तरीकों को लेकर साल भर हम दोनों मशक्कत करते रहे,
आगे बढ़ते रहे तो आगे बढ़ने रुके नहीं। और शायद यह सोच मौजूदा वक्त में सरकार की भी है। आगे तो बढ़ेंगे, जश्न इस बार और ज्यादा होगा। इस बार कुछ नए मुद्दों का जन्म होगा, क्योंकि यह साल भी यारो बीत गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।